श्रोताओं नमस्कार। स्वागत है आपका परिचर्चा में। परिचर्चा का विषय है प्रसारण के बदलते माध्यम। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष और बिहार संगीत नाटक अकादमी के भूतपूर्व चेयरमैन डॉक्टर शंकर प्रसाद। डॉक्टर शंकर प्रसाद आकाशवाणी से भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं और रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में लंबा अनुभव रखते हैं। डॉक्टर शंकर प्रसाद, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। आपके लिए भी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। साथ ही हमारे स्टूडियो में उपस्थित है आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के निदेशक डॉक्टर इफ्तिखार अहमद। डॉक्टर अहमद फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट पुणे और दूरदर्शन में प्रोड्यूसर का भी अनुभव रखते हैं। डॉक्टर अहमद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया साहब बुलाने के लिए। तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1927 में इसी दिन रेडियो प्रसारण की शुरुआत इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के बॉम्बे स्थित ट्रांसमीटर से हुई थी। सरकार के अधिग्रहण के बाद भी 1935 तक इसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के नाम से ही जाना जाता रहा और फिर 1936 में इसे कहा गया ऑल इंडिया रेडियो। 1956 से इसे आकाशवाणी नाम से भी जाना जाने लगा। रेडियो उस समय की अनोखी चीज़ रही होगी, क्योंकि प्रिंट माध्यम से जो जानकारियाँ मिलती थी उसे पढ़ने के लिए साक्षर होना, अक्षरों को पहचानना जरूरी था, लेकिन रेडियो के लिए साक्षरता एक बाध्यता नहीं थी। तो रेडियो प्रसारण की शुरुआत में जनमानस का क्या अनुभव रहा होगा? डॉक्टर प्रसाद, आप तो इतने लंबे समय से आकाशवाणी से जुड़े हैं, तो इस पर थोड़ा सा बताएं ना। देखिए, अगर आप गंभीरता से इस पर विचार करें तो जिस उद्देश्य से आकाशवाणी को लाया गया और वजूद मिला इसे, तो आकाशवाणी में आपने महसूस किया होगा कि एक जो सबसे बड़ी बात है वो है विरासत। लोग विरासत और परंपरा को एक जैसा मानते हैं। परंपरा ट्रेडिशन है, विरासत हेरिटेज है। परंपराएं गलत भी होती हैं, बाल विवाह, सती प्रथा वगैरह वगैरह परंपराएं हैं, लेकिन विरासत परिवर्तनशील नहीं है। न ताज बदलता है, न रामचरितमानस बदलने वाली चीज़ है, न गीता। तो ये विरासत की जो रखवाली है वो सबसे ज़्यादा अगर मैंने महसूस किया है अपने लगभग 72 वर्षों की जीवन यात्रा में, वो आकाशवाणी है। अब इसे थोड़ा सा, चूँकि हमारे श्रोता भाई बहुत प्यार से सुनते हैं और समझते हैं चीज़ों को, तो थोड़ा इसको मुझे 2-3 मिनट में बता देने दीजिए। है क्या कि जब भी आकाशवाणी को आप खोलेंगे यानी ऑन करेंगे तो कभी रामचरितमानस पाठ हो रहा है, कभी लता मंगेशकर जी गा रही हैं, कभी कोई नाटक हो रहा है, कभी कोई गीत या सुगम संगीत या लोकगीत, यही अधिकतर। तो जो संगीत है, जो गीत है, उसकी विरासत हमारे पास क्या है? जैसे अगर भारतवर्ष को आप ले लें तो भक्ति गीतों पर आधारित जो साहित्य है वो एक विरासत है जो आकाशवाणी के लिए कॉर्पस बनी है, मूल धन है जिसे कहते हैं। जैसे मध्यकाल को लें आप, यानी 1050 से 1375 वीर गाथा काल है और 1375 से 1700 के आसपास भक्ति काल है। चाहे कबीर हो, सूर हो, तुलसी हो, मीरा हो, रैदास हो, जितने भी नाम आप गिना लें, उनका एक अलग उनकी परंपरा नहीं कहेंगे, उनकी प्रथा या संप्रदाय है। उसी तरह से अगर आप दक्षिण भारत जाएं तो त्यागराजा, श्याम शास्त्री, इनका एक अलग प्रचलन है, इनकी शैली एक अलग है। अगर आप पूर्वांचल की ओर चले जाएं तो चैतन्य महाप्रभु का एक अलग, उनका एक संप्रदाय है और एक उनकी अपनी बातें हैं। उसी तरह से अगर असम, मेघालय, त्रिपुरा, यानी पूरा पूर्वांचल आप ले लें तो वहाँ गायन कीर्तन की शैली बिल्कुल अलग है। अगर महाराष्ट्र ले लें तो महाराष्ट्र में अभंग शैली है। अभंग बिल्कुल उसी तरह से जैसे महाराष्ट्र के घर घर में वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति के रक्त में अभंग है। वो संत ज्ञानेश्वर हो या तुकाराम हो, और लता मंगेशकर से लेकर भारत रत्न जिन्हें आप कहेंगे भीमसेन जोशी, सभी ने अभंग। तो आप ये देखिए, एक सिनारियो पूरा मैंने आपको बताया। संपूर्ण उत्तर भारत, संपूर्ण दक्षिण भारत और संपूर्ण पूर्वांचल में अलग अलग बातें, अलग अलग साहित्य और अलग अलग गीत की रचना, और उन सबको एकीकृत करने वाली कोई जगह है तो आकाशवाणी है।
ये एक बहुत बड़ी बात है जब हम राष्ट्रीय प्रसारण की बात करते हैं, जिसको कि संपूर्ण देश उसका प्रसारण करता है, तो एक अलग बात हो जाती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये संसाधन न अखबार के पास है, न प्राइवेट चैनल के पास है। अगर किसी को है तो वो केवल आकाशवाणी को है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और शायद एक यही गुण जिसे कहें कि ये क्वालिटी रही होगी आकाशवाणी के ब्रॉडकास्ट में, प्रसारण में, जिसने कि वल्लभ भाई पटेल का जो उनका जो दर्शन था, व्यू था कि भारत को एक बनाकर रखना है। 365 से अधिक प्रिंसली स्टेट थे, प्रोविंसेस थे, उसको आकाशवाणी ने जोड़ कर रखा और एकमात्र ब्रॉडकास्ट के माध्यम से। जहाँ बैठे हैं जी, ये 26 जनवरी 1948 को यह केंद्र खुला और उनके हाथों ही इसकी स्थापना हुई। उस समय वो गृह मंत्री थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर अहमद, आप क्या कहेंगे, जब आकाशवाणी की शुरुआत हो गई भारत में, भारत आज़ाद भी हो गया, तब जनमानस पर इसका क्या प्रभाव था? लोग कितना आकाशवाणी के नज़दीक थे या दूर थे? देखिए, मैं चूँकि प्रोफेशनल भी रहा हूँ फिल्म टेलीविज़न का और एकेडमिक्स और रिसर्च में भी रहा हूँ, तो मैं उस नज़रिए से भी देखता हूँ कि जो आवाज़ की दुनिया है और जो इंसान का रिश्ता है आवाज़ से, वो ऐसा है जैसे जान और जिस्म का है। तो आवाज़ के बिना इंसान रह नहीं सकता है, क्योंकि हर बातें उसको कम्युनिकेट करनी है आवाज़ से, और कहना है, सुनना है। तो इसीलिए मैकलुहान, जो बहुत बड़ा कम्युनिकेशन एक्सपर्ट गुजरा है, अमेरिकन मार्शल मैकलुहान, उसने कहा था कि ये बहुत ही इंटीमेट मीडियम है आवाज़, रेडियो, इससे ज़्यादा इंटीमेट कोई हो ही नहीं सकता है। और इसीलिए आज भी मॉडर्न डे में भी, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात चुनी रेडियो के थ्रू, वो चाहते तो टेलीविज़न से कह सकते थे, एक फिल्म बना सकते थे, सोशल मीडिया को चूज़ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रेडियो को चूज़ किया। तो आकाशवाणी का या रेडियो का या आवाज़ का जो रिश्ता है, और ख़ास करके जब से आकाशवाणी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, अभी शंकर प्रसाद जी ने विस्तार में बताया कि विरासत जो हमारे पास है और लिटरेचर और गीत का जो हमारे पास आज कुछ सब कुछ देन है, उसमें आकाशवाणी का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरा एस्पेक्ट है जिसको हम डेवलपमेंट कम्युनिकेशन कहते हैं, जिस पे भारत सरकार का भी जोर रहा है, आकाशवाणी का भी जोर रहा है। और इस एरिया में आकाशवाणी ने बहुत अच्छा काम किया है शुरू से, जब से इस्टेब्लिश हुआ है। और जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ या नेशनल एजेंसीज़ के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पाया कि इंडिया में जो आकाशवाणी का एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में या किसानों को जागरूक करने में या हेल्थ के इश्यूज़ हों या वीमेन इश्यूज़ हों, स्पोर्ट्स हो, कोई भी एरिया हो, आकाशवाणी बहुत आगे रहा है। आज के मौजूदा दौर में जब सोशल मीडिया का एज कहा जाता है, आज भी को म्यूज़िक जितना पॉपुलर आकाशवाणी पे है, या डे टू डे लाइफ की चीज़ें जो आकाशवाणी पे है, कुछ भी हो, न्यूज़ हो, कमेंट्री हो, फ़ौरन आकाशवाणी लगाओ। तो इसलिए आज भी ऑडियंस बहुत बड़ी है आकाशवाणी की। तो हर लिहाज से आप देखें तो आकाशवाणी का रोल हिस्टोरिकल रहा है, करंट कंटेक्स्ट में रहा है, साइंटिफिक रहा है, डेवलपमेंटल रहा है, प्रोग्रेसिव रहा है, हर क्षेत्र में। अब जैसे डिज़ास्टर के वक्त में, कोई भी डिज़ास्टर हो, आकाशवाणी बहुत ही की रोल प्ले करता है। जहाँ पे कोई नहीं पहुँच पाता है, आकाशवाणी वहाँ पे मौजूद होती है, क्योंकि इसका कवरेज इतना बड़ा है कि 90% एरिया, 99 पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। इससे ज़्यादा बड़ा मीडियम ऑफ मास कम्युनिकेशन आज इंडिया में कोई है ही नहीं। तो ये सारी बातें हैं जिसकी वजह से आकाशवाणी को आज तक कोई छू नहीं पाया है। कवरेज एरिया है आकाशवाणी का बहुत बड़ा, साथ ही एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इसे सुनने के लिए या रेडियो तरंगों को कैच करने के लिए एक पोर्टेबल रेडियो सेट काफ़ी है, जिसे बिजली के सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाहर से बिजली की नहीं, वो बैटरी पे ऑपरेट हो सकता है। और डिज़ास्टर में जब बिजली नहीं रहती है, सामान्यतः बिजली के कनेक्शन या तो कट जाते हैं या दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तब ये बहुत बड़ी राहत लेकर के आता है आकाशवाणी। साथ ही आकाशवाणी की अगर तकनीक की बात करें, जो रेडियो तकनीक थी, तो नवंबर 1920 में पहला कमर्शियल रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है और 1927 में भारत में भी ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाती है। यानी इस मामले में हम विश्व के लगभग साथ साथ ही चले हैं।
लेकिन तकनीक में परिवर्तन आते रहते हैं और आज के युग में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो वक्त बदलता है और जहाँ एक तरीके से रेडियो की, आकाशवाणी की संप्रभुता होती है, वहाँ पर आ जाते हैं टीवी चैनल्स। यानी पहला आकाशवाणी से ही निकल के आता है सामने दूरदर्शन। तब ये बात कही जाती है कि अब दूरदर्शन आ गया, तस्वीरें लोग देख सकते हैं, घर घर में टीवी सेट होगा, तो क्या आकाशवाणी एग्जिस्ट कर पाएगा, उसका अस्तित्व बचेगा? तो शंकर प्रसाद बताएं कि समाचार पत्र, आकाशवाणी और टेलीविज़न, ये दूरदर्शन खासकर, ये तीनों चीज़ें जब साथ साथ थी तब कैसा माहौल था? आकाशवाणी तब कैसे अपना अस्तित्व बचाए रख रहा था? देखिए, यही प्रश्न अखबारों के साथ भी था। जब रेडियो की उत्पत्ति हुई होगी, अखबार वाले भी यही सोचते हैं कि अब कौन मुझे पढ़ेगा, दूरदर्शन के आने के बाद कौन। लेकिन अखबारों का भी वही अर्थ है, इस माध्यम का भी। अंशुमन जी, एक बहुत गहरी बात और गहरा तत्व ये है कि किसी भी माध्यम के लिए जो हमारी इंद्रियां हैं, जो 5 इंद्रियां हैं, उनको सजग करना पड़ता है। ये माध्यम ऐसा है कि आंख बंद करके बिस्तर पर लेटकर आधी खुली आंखों से नींद में भी आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये न अखबार के पास है, न प्राइवेट चैनल के पास है, न दूरदर्शन के पास है। ये केवल गुण आकाशवाणी के पास है। और नाद तो ब्रह्म है, कहते ही हैं कि हमारी जो खोज की प्रक्रिया इस समय है पूरे विश्व में, वो ये है कि अंतरिक्ष में किन किन परतों में आवाज़ें खोई हुई हैं, कहीं कबीर हैं, कहीं राम है, उस पर भी एक दृष्टि हमारी जा रही है। दूसरा है कि आप ये देख लें कि जितने भी सोशल मीडिया या जितने भी चैनल्स जो आ रहे हैं, वो आज के डेट में, पता नहीं आपने कैसा महसूस किया, मुझे वो सब रिजेक्टेड चीज़ों की तरह दिखलाई पड़ रही है। जैसे एक अमानवीय दृष्टिकोण प्राइवेट चैनल के पास में, सोशल मीडिया के पास में, और एक आकाशवाणी है। अपने बचपन से, यानी 1950 से मैं जागरूक हूँ, 1952 से काफ़ी जागरूक हूँ। चूँकि हम सब गरीब परिवार के हैं, मैं तो हूँ ही गरीब परिवार का, तो हम लोग कल्पना भी नहीं करते थे, सुनते थे कि रेडियो ऐसा होता है। तो जब रेडियो से मुलाकात हुई, मोहल्ले टोले में किसी के पास आया, तो ध्यान लगा कर कि किसमें कैसे बैठेगा, इतना छोटा में कैसे आदमी गया होगा। ग्रामोफोन भी रिकॉर्ड बजता था शादी ब्याह में, तो मैं चूँकि गाने से मेरा बहुत बचपन से, तो मैं उसको घूमते देखता था और सोचता था कि इसके भीतर जो गा रही है लता, इसका नाम है, कैसे बैठ जाती है। ये एक जिज्ञासा रहती थी। वो जिज्ञासा आकाशवाणी के साथ ये है कि जमाना बदला, दौर बदला, सब कुछ बदला, लेकिन इसकी जो अहमियत है, आज भी 6 बजे मैं विविध भारती को मॉनिटर करता हूँ और समाचार, पहला समाचार मैं वहीं से सुन लेता हूँ। दूसरे किसी भी चैनल पर खबरें होती ही नहीं है। खबरों का अर्थ है कि देश कहाँ जा रहा है, देश की प्रगति क्या हो रही है, देश में क्या समस्याएं हैं, ये तो कोई चैनल दिखलाने से ही रहा, केवल ये दूरदर्शन करे या आकाशवाणी करे। तो मुझे लगता है कि जो ये एक हम लोगों ने एक चैप्टर रखा है कि सोशल मीडिया, चैनल्स, दूरदर्शन, अखबार, सब जो भी संचार माध्यम हैं, उन माध्यमों के बीच में आकाशवाणी की योग्यता क्या है, या उसकी वक़्त क्या है, या वो आकाशवाणी कहाँ खड़ा हो पा रही है। तो मुझे लगता है कि उस चुनौती को चुनौती के रूप में नहीं स्वीकार करके हम ये समझें कि दौर है, आता है, दौर जाता है, लेकिन जो गंभीर चीज़ें हैं, जो ज़मीन से जुड़ी चीज़ें हैं, अब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, ये सबका भला हो, सब सुखी हों, ये लोगों तो बहुत कम जगह है। ये लोगों तो केवल आकाशवाणी के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये लोगों कहाँ है? कहीं प्राइवेट चैनल पर आपने देखा है? कभी आपने अखबारों में ये लोगो देखा है? नहीं देखा है। अब एक बात अंशुमन जी, जो घबराने वाली बात वो है, जहाँ पर कलात्मकता या गुणवत्ता जो पहले की बात है, जैसे देवकीनंदन पांडे को 70 वर्ष के बाद भी हम याद कर रहे हैं, 50 वर्ष के बाद भी याद, अशोक वाजपेयी को याद कर रहे हैं, लतिका रत्नम को याद कर रहे हैं, मेलमेल डिमेलो को याद कर रहे हैं। तो इस तरह के व्यक्तित्व की बहुत कमी हुई है। ये आप में उसका कारण क्या है कि हमारा एजुकेशन वो नहीं रहा जो हिंदी भाषा को प्रमोट करने वाला एजुकेशन था, इसलिए हमारी हिंदी भी भ्रष्ट होती रही। आप देखेंगे बातचीत के दौरान कि एक इंग्लिश जो है
कि मैं तो वेट कर रहा था बट यू कुड नॉट कम। ये हिंदी ही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये हिंदी है। अच्छा लेट अस गो भाई, चलते हैं। ये इंग्लिश जो है वो हिंदी और इंग्लिश मिला करके ये भाषा हो गई। लेकिन आज भी डॉक्टर शंकर यहाँ पर हैं तो बोल रहे हैं भाषा मूर्धन्य श, यानी जिह्वा मूर्धा को छू ले तो ये भाषा है। तलावे श, दांति स और जीव के बीच में जो जीव आती है और तालु से सट करके तलावे श, तो ये श डॉक्टर शंकर प्रसाद ही बोल सकते हैं। दंती स, मेरा कहना है कि ये जो गुणवत्ता है ये गुणवत्ता आकाशवाणी की है। जी जी। डॉक्टर अहमद, आप क्या कहेंगे? जहाँ जैसा अस्तित्व की बात हो रही थी और भाषा की शुद्धता, अन्य बातें भी हैं, तो लेकिन जो सह अस्तित्व है रेडियो का और दूसरे माध्यमों का, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, माध्यम तो आते रहेंगे, नई टेक्नोलॉजी के साथ नए माध्यम आते रहेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो भी ट्रेडिशनल मीडिया हैं, चाहे वो थिएटर हो, फिल्म हो, रेडियो हो, आज भी थिएटर उसी तरह से पॉपुलर है जैसे एक ज़माने में पॉपुलर हुआ करती थी। तो नई टेक्नोलॉजी या नई माध्यम आने से हाँ यह है कि एक माध्यम की जगह 4 माध्यम हो गए हैं, लेकिन उसमें अब जो आज की जो ऑडियंस है या जिसे श्रोता कहिए, वो ये देखती है कि कहाँ हमें अच्छा मटेरियल मिल रहा है, जो सीरियस ऑडियंस है। तो मैं भी ढूंढता हूँ कि भाई रेडियो पे कोई अच्छा प्रोग्राम है, कि टेलीविज़न पे आ रहा है, कि ऑनलाइन कोई अच्छा प्रोग्राम है। वो जो सोशल मीडिया पे जो आजकल फेक चीज़ें आ रही हैं, मैं तो उसको चेक भी नहीं करता हूँ। मैं जो ऑथेंटिक वेबसाइट है वहाँ जाता हूँ और वहाँ देखता हूँ क्या अवेलेबल है। पॉडकास्ट अगर हो रहा है कुछ तो क्या अवेलेबल है, अगर किसी ने कोई सॉन्ग कॉम्पोजिशन किया है तो सुनने के लायक है कि नहीं। तो क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी, जिसका शंकर प्रसाद साहब ने भी रेफरेंस दिया कि जो 5 इंद्रियां हैं हमारी, उससे डायरेक्ट वास्ता है आवाज़ का। मैं थोड़ा सा मोहलत लूँगा एक दो शेर सुनाने की, क्योंकि हम लोग बहुत सीरियस टॉक में इन्वॉल्व हो गए हैं। मुझे एक शेर याद आ रहा है निदा फाजली का। मैं ये यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आवाज़ कैसे आपकी इमेजिनेशन को बहुत ही ऊंचाई पे ले जाता है। मतलब फिल्मों में तो चीज़ देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि वो क्रिएटिव है, वो ये है वो है, लेकिन आवाज़ कैसे आपको एनर्जाइज करके एक क्रिएटिव, हाई क्रिएटिव लेवल पे ले जाता है, वो उसकी बात कर रहे हैं आवाज़ के माध्यम। उनका शेर है, मुझको आवाज़ पे आवाज़ दिए जाती है, एक सुलगती हुई सिगरेट का बल खाता धुआं। मतलब उन्होंने एक सिगरेट को धुआं दिया, उससे जो आवाज़ वो महसूस कर रहे हैं, वो इमेजिन कर रहे हैं उसको। उसी तरह बशीर बदर का एक शेर है, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, लहजा के जैसे सुबह की खुशबू अजान दे, जी चाहता है मैं तेरी आवाज़ चूम लूँ। क्या बात। तो अगर आवाज़ ऐसी हो, और जैसे कलीम आजिज़ ने कहा है कि बात चाहे बेसलीका हो कलीम, बात करने का सलीका चाहिए। तो ये रेडियो जो है वो, या आकाशवाणी जो है, सलीका से बात करने का मीडियम है। तो मैं उसकी तरफ कर रहा था। दूसरे जो मीडियम की जो बात है, हाँ ये मैं मानता हूँ कि समय के साथ, वक्त के साथ हर मीडियम में एक बदलाव की ज़रूरत होती है, उसको फाइन ट्यून करना होता है, उसको ऑडियंस के बदले हुए मिजाज के साथ ऑडियंस के सामने लाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है रेडियो भी इसके लिए कुछ कर रहा होगा, क्योंकि जैसे आज का जो चैलेंज है आकाशवाणी के लिए कि एक तरफ पॉडकास्ट है, हैम रेडियो है, हर हाथ में मोबाइल है जिस पे सब कुछ सुन रहे हैं, उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। तो वहाँ पे डोमिनेट करना, मतलब ऑडियंस तक पहुँचना और उनके मन की बात करना, या उनके मन की बात उन तक पहुंचाना, वो जो हार्ट टचिंग या डे टू डे लाइफ में जो चैलेंज है उसको अगर हम उन तक पहुंचा रहे हैं, जो एक ज़माने में चौपाल भी किया करता था, या लोहा सिंह में जो सोशल इश्यूज़ जिस तरह से उठाए जाते थे, इस तरह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो रेडियो में वक्तन फ़वक्तन, दूरदर्शन में भी उठाए गए हैं और बड़े पॉपुलर हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस रिसर्च यूनिट तो खैर आजकल प्रसार भारती ने कहीं और दे रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसको स्ट्रेंथन करके और फाइन ट्यून करके और बदले हुए मिजाज के साथ, क्योंकि ऑडियंस जो है आजकल वो इंटरनेशनली एक्सपोज्ड है, लोकल चिंताएं लोगों की बढ़ती जा रही हैं, और टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आकाशवाणी के पास है, जिस पे सरकार की नज़र भी है और उन्होंने कुछ फ्यूचर प्लान भी किया हुआ है, वो सब बदलाव के साथ
आकाशवाणी में फाइन ट्यूनिंग बहुत कुछ मुमकिन है और हो भी रहा है। जी, अभी दो बातें सामने आई। एक बात आपने कही इंटरनेशनल एक्सपोजर की, तो ये जो एक्सपोजर है ये मेरे ख्याल से आज तो आकाशवाणी का भी ऐप आ चुका है और आजकल हर हाथ में एक मोबाइल है। मोबाइल एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसे हर कोई चलाना चाहता है, हर कोई रखना चाहता है, सहेजना चाहता है, और बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी सामग्री श्रोताओं दर्शकों तक सीधे पहुंच जाती है और ये पर्सनलाइज्ड होती है, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उन्हें जो पसंद आता है वो उसे सुनते हैं, उसे देखते हैं, बाकी चीज़ें नकार देते हैं। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर जो है, इंटरनेशनल एक्सपोजर, ये आकाशवाणी या रेडियो अगर कहें तो रेडियो के दौर में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले और सबसे सुलभ रूप से श्रोताओं को तभी मिल गया था 1950-60 के दशक में, क्योंकि शॉर्टवेव पे कोई सेंसरशिप नहीं थी और जो बिहार में बैठा एक श्रोता, उसके पास ये आज़ादी थी, उसके पास अगर रेडियो सेट है और वो शॉर्टवेव ट्यून कर रहा है तो वो BBC लंदन सुन सकता था, वॉइस ऑफ अमेरिका लोग ट्यून करते थे और वहाँ की रेडियो तरंगों से रूबरू होते थे। और इस क्रम में कई बार लोग चिट्ठियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय रेडियो स्टेशंस को भेजा करते थे। अंशुमन जी, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जिस तरह की स्थितियाँ पूरे विश्व में हैं, भारत में हैं, और विविधताएं तो बहुत है भारत में, उसमें एक काम जो पहले हुआ, जैसे नेशनल प्रोग्राम वार्ताओं का अखिल भारतीय हुआ, नाटकों का अखिल भारतीय हुआ, रूपकों का अखिल भारतीय हुआ, ये जो अखिल भारतीय स्तर पर जो ज्ञान का भंडार आकाशवाणी के माध्यम से मिलता रहा, और तो बिल्कुल अब प्रचलित ही है ये जो राष्ट्रीय की बात मैंने कही। तो विविध भारती भी कहता है कि हम राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती, सबसे ज़्यादा लिसनिंग विविध भारती की है। मेरा ये कहना था कि जो प्रसार भारती के कर्ता धर्ता लोग हैं, जिनके मातहत छोटे छोटे केंद्र, सभी केंद्र काम कर रहे हैं, उनको ज़रूर इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है कि आकाशवाणी को आधुनिक बनाने के लिए, आकाशवाणी को चिंतनशील बनाने के लिए, आकाशवाणी को गतिशील बनाने के लिए क्या क्या स्थापत्य में परिवर्तन किया जा सकता है। जब वह चिंतन की धारा वहाँ चलेगी, तो चिंतन की धारा जब आएगी तो पता चलेगा कि इसमें हम क्या क्या सुधार कर सकते हैं। इन बातों को सोचने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, आकाशवाणी पर एक सामाजिक दायित्व भी है और सालों से इसका निर्वहन आकाशवाणी बहुत ही अच्छे तरीके से करता आ रहा है, आगे भी करेगा। लेकिन वर्तमान युग है, दौर जो चल रहा है वो है सोशल मीडिया का, जहाँ पर सब कुछ फटाफट होता है, कोई खबर फटाफट वायरल हो जाती है और उससे भी नुकसानदेह बात यह है कि लोग उस पर बहुत जल्दी भरोसा करते हैं। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये शायद इसलिए भी हो रहा है क्योंकि लोगों के पास वक्त अब कम है, कम समय में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, टू द पॉइंट जानना चाहते हैं और बिल्कुल छानबीन नहीं करना चाहते। तो कई बार इस चक्कर में फेक न्यूज़ भी वायरल हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक तरफ सोशल मीडिया है और इस तरह की चीज़ें अगर बारंबार होती रही तो विश्वसनीयता जो है वो घट सकती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर अहमद? देखिए, विश्वसनीयता या जो लोगों का फेक न्यूज़ की तरफ ध्यान जाना है, इसमें समाज का एनालिसिस या तज्जिया करना होगा। अब जैसे सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत बड़ी तादाद में इन्फ्लुएंसर हैं। आप थोड़ा सा पैसा दीजिए, वो क्लिक करना शुरू कर देंगे, तो आपको एक दिन में लाखों क्लिक मिल जाएंगे। आप 100-200 रुपया दीजिए ना, फिर देखिए कितने लाखों क्लिक मिल जाते हैं। तो दूसरा मेरे जैसा आदमी, अरे 30 लाख क्लिक, ज़ोर अच्छा प्रोग्राम होगा, चलो देखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि बेरोज़गारी भी है, कुछ लोग पैसा भी कमाना चाहते हैं। तो ये सारे सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखते हुए और जो भी रिसर्च आ रहे हैं वो इसी की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि मीडिया में भले ही अभी कुछ अफरा तफरी, कमर्शियलाइजेशन, कॉरपोरेटाइजेशन जिसे कहते हैं, वो सब हो रहा है और उसका कारण यह है कि वो लिबरलाइजेशन का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके पीछे बैकअप है पूरा। ये जो इन्फ्लुएंसर है उसके पीछे एक पूरा बैकअप है, गैंग है। तो ऐसा नहीं है कि वो दिखाई देता है कि कॉमन मैन ने किया है, नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो एक ऑर्केस्ट्रेटेड या सोची बूझी साजिश उसको भी कह सकते हैं, क्योंकि वो कहीं किसी को फ़ायदा कर रहा है। तो जितने भी सोशल रिसर्चर या मीडिया रिसर्चर या साइकोलॉजिकल रिसर्चर हैं, सबों का कहना है
कि इसीलिए मीडिया लिटरेसी जो है वो पूरे विश्व में बहुत पॉपुलर हो रही है। 2007 के पेरिस डिक्लेरेशन में मीडिया लिटरेसी को जब अडॉप्ट किया यूनेस्को ने, उसमें हमारा भारत देश भी शामिल था, और उसी के बाद 12वीं कोर्स में मास कम्युनिकेशन इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। मीडिया लिटरेसी, इसीलिए आप अपने रेडियो के थ्रू अगर मीडिया लिटरेसी को बढ़ावा देंगे तो इस तरह की फेक चीज़ों को बड़ी आसानी से रोक सकते हैं। उसमें अंशुमन जी लबो-लुबाव जिसको कहते हैं वो ये है कि आकाशवाणी या दूरदर्शन दोनों सगे हैं, उसकी विश्वसनीयता का ही प्रश्न दुनिया के सामने है। भारत में कम से कम जो खबरें आकाशवाणी या दूरदर्शन से प्रसारित होती हैं उस पर विश्वास किया जा सकता है। बाकी जो खबरें दूसरे माध्यम से खबरें जा रही हैं उस पर कम लोग विश्वास करते हैं। तो आपकी विश्वसनीयता उस रूप में अभी भी कायम है जिस तरह से वो पुराने ज़माने में, वो बदली चीज़ें नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आकाशवाणी को अपने स्वरूप को बचाते हुए, अपने वजूद को बचाते हुए, कि जो उसका रूप विकृत न हो, जो कर सके वो कर लेना चाहिए। जी डॉक्टर अहमद, अब वक्त हमारे पास कम है, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन लोक सेवा प्रसारक भी हैं, तो एज ए पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर, एक लोक सेवा प्रसारक होने के नाते, जैसा कि डॉक्टर शंकर प्रसाद ने कहा कि अपना अस्तित्व और अपनी विरासत को संभालते हुए अपने अस्तित्व को बचाना है, आप क्या कहेंगे, क्या चुनौतियां हैं एक पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर के सामने? आज चुनौती तो वाकई में है, क्योंकि बहुत सारी मीडिया आ गई है, बहुत सारे चैनल आ गए हैं, प्राइवेट चैनल, इवन रेडियो में भी प्राइवेट चैनल अवेलेबल हैं, तो उनको भी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है, उन सबों का, आकाशवाणी को। तो ऐसी हालत में जाहिर सी है बात है कि आपको उनसे बेहतर प्रोग्राम बनाने हैं, आपको श्रोताओं से और भी जुड़ना है। तो जुड़ने के लिए मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त रिसर्च यूनिट चाहिए, क्योंकि जनता की नब्ज़ को पकड़ना, उनको सही मानों में क्या चाहिए, उनमें सही मानों में कैसे सुधार हो सकता है, उनको कैसे क्योंकि डेमोक्रेसी में जनता को मोटिवेट करना प्रोग्रेसिव काम के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और ये काम केवल दूरदर्शन और आकाशवाणी कर सकता है। हमारा जो मोटो है कि लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, उसको आगे ले जाना है और तेज़ी से आगे ले जाना है, ताकि हम एक आदर्श बन सकें पूरे विश्व के लिए। वर्ल्ड से भी हमें चैलेंज है, क्योंकि आज वर्ल्ड का कोई भी इवेंट हमारे यहाँ इन्फ्लुएंस करता है और हमारा इवेंट वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो हमारे यहाँ से जो आवाज़ निकले वो अगर आकाशवाणी से इन्फ्लुएंस्ड होगी तो फिर वो बहुत सही आवाज़ निकलेगी, वरना वो बिखरी हुई आवाज़ निकलेगी। जी बिल्कुल सही। लगभग हम लोग एक निष्कर्ष पर कहते हैं कि बातचीत हो तो उस बातचीत में कोई निर्णयात्मक बातें हैं, किस माध्यम को कोई चुनौती दे ही नहीं सकता। उसकी चुनौती है तो है, चुनौती के रूप में है, चूँकि ये बहुत गंभीर और बहुत बड़ा माध्यम है। वो ठहराव मुझे दिखलाई पड़ता है, स्टैग्नेंट, जैसे पानी ठहर करके तालाब हो जाए या कुआं हो जाए, उसको नदी बना दीजिए अंशुमन जी, बस यही है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि एक रिसर्च की ज़रूरत है, उन चीज़ों को वापस टटोलने की ज़रूरत है, जिससे कि आकाशवाणी और दूरदर्शन जो पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, लोक सेवा प्रसारक है, वापस लोगों से जुड़ सके, जनता से जुड़ सके, श्रोताओं और दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो डॉक्टर शंकर प्रसाद और डॉक्टर इफ्तिकार अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं एक आखिरी शेर सुना दूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इरशाद है, महफिल को रंगीन बना दूँ। एक मुनीर न्याजी बड़े मशहूर पाकिस्तानी शायर गुजरे हैं, उनका शेर है, आवाज़ दे के देख लो शायद वो मिल ही जाए, वरना ये उम्र भर का सफ़र रायगा तो है। क्या बात है, आवाज़ आकाशवाणी को देनी। जी, और इसी खूबसूरत शेर के साथ हम अपने श्रोताओं से विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।